कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू बढ़ती है। गौर नहीं करना है कि यहां ऐसे क्यों लिखा हुआ है सर, आप कह रहे हैं 5s के बाद में 4d आता है फिल करते वक्त, तो 5 भी बाद में आता है। उन कॉन्फ़िगरेशन से आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सही है, किसके लिए गलत है। H2O, H2S, H2SE, H2P हो जाए, HF, HCl, HBr, HI हो जाए, नॉन मेटल के हाइड्रेट्स आ जाए। हेलो बच्चों, आज हम इस T20 सीरीज के अंदर टॉपिक पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम 20 क्वेश्चंस के थ्रू फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लोअर EA2 देन EA1। उसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लिथियम, पोटेशियम। मल्टीपल ऑप्शंस आपको, मल्टीपल एलिमेंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन सभी एलिमेंट्स के अंदर किसकी EA2 की वैल्यू जो है वो EA1 से कम होती है। ठीक है, अगर आपको कुछ याद हो, जैसा हमने क्लासरूम में पढ़ा था कि ये जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि उसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की EA2 की वैल्यू जो होती है वो EA1 से कभी भी कम नहीं होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति लविंग बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन एडिशन आसानी से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन जब होता है तो उसके बाद में वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और एनायन बनने के बाद में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है वो एनायन में होने के कारण से रिपल्शन फेस होता है, क्योंकि सेम चार्ज के पार्टिकल हैं। इसलिए हमेशा EA2 की वैल्यू जो होती है वो EA1 के कंपैरेटिवली कभी भी आपको लोअर नहीं मिलती है, हमेशा EA1 ही ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस रेजिस्टफुल हो जाता है, वो रेजिस्ट करता है उस प्रोसेस को, इसलिए EA2 की वैल्यू जो होती है वो कम रहती है और EA1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। किसी भी एलिमेंट के लिए हमेशा ये बात लागू होती है। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 9, 5, 4, 7, हमें इन्हें चेक नहीं करना है, हमें तो बस एलिमेंट्स को देखना है, एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं और EA2 किसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन दिया गया है, सल्फर दिया गया है, फॉस्फोरस दिया गया है, आयोडीन दिया गया है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लिथियम, पोटेशियम दिए गए हैं, और सभी के लिए हमारे पास में लोअर EA2 होगा देन EA1। ये हमेशा वैलिड है, किसी भी एलिमेंट के लिए EA1 की वैल्यू ही हमेशा EA2 से ज्यादा होती है, उल्टा इसका कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? 9। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन भी गिवन है कि फॉर एन एलिमेंट EA1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA2, ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, आंसर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सेकंड मूव करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव EA वैल्यू मोर देन ऑक्सीजन एटम। ये भी EA पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है यहाँ पर कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी EA वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन एटम से ज्यादा है। एलिमेंट्स आपको गिवन है यहाँ पर, सल्फर दिया है, सेलेनियम दिया है, टेलोनियम दिया है, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन दिया है। ठीक है, EA का जब हमने डिस्कशन किया था, तो अगर आपको ध्यान हो EA का जब हम क्लासरूम में डिस्कस किया था कोटा के अंदर, तो हमने ये बताया था कि हेलोजेंस की जो EA होती है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ 2 हेलोजेंस भी गिवन है। ठीक है, तो इनकी EA सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्लोरीन की होती है। ठीक है, अगर हेलोजेंस की सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में और हेलोजेंस में ज्यादा देखें तो क्लोरीन की होती है सबसे आगे। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EA ही किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो इन दो को तो मैं वैसे आगे कर देता हूं क्योंकि इसकी EA ऑक्सीजन से ज्यादा निकल के आने वाली है। ठीक है, बाकी इन ऑप्शंस को हम कंपेयर करेंगे एक बार के लिए। इन 4 ऑप्शंस जो बचे हैं, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोनियम है, कार्बन है, अगर आप इन्हें नोटिस कर पा रहे हैं तो इनमें सल्फर, सेलेनियम और टेलोनियम जो है वो कार्बन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली की EA का ऑर्डर आपको पता है। अगर आपको ध्यान हो, हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन फैमिली के EA के ऑर्डर में ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता था, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और लास्ट में ऑक्सीजन आता था। तो उसके बेस पे अगर देखें तो इन 3 एलिमेंट्स की जो EA है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, हमारे आंसर्स में अभी ये 3 हैं और ये 2 तो आ ही चुके हैं, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स तो आ ही चुके हैं जो ऑक्सीजन से ज्यादा EA रखते हैं। ठीक है, एक बार डिस्कशन कार्बन का भी कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ में EA का। आगे देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन में गिवन है। जैसे इसने दिया है EA का ऑर्डर, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली का EA का ऑर्डर ये रहा यहाँ पे, जिसमें ऑक्सीजन लास्ट में चला गया है, आपको ये ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, एक बार डिस्कशन कार्बन ऑक्सीजन का करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये आपको पता है। मैंने आउटोमोस्ट का लास्ट सबशेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसका 2p2 है और यहाँ 2p4 है। हमने डिस्कस किया था क्लासरूम में कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ EA की वैल्यू बढ़ती है। उस बेसिस पे अगर आप कार्बन से ऑक्सीजन जाते वक्त देखेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो EA की वैल्यू भी बढ़ेगी।
उस बेसिस पे कार्बन ऑक्सीजन में ये किसकी ज्यादा निकल के आएगी, ऑक्सीजन की निकल के आएगी। ठीक है, उसने यहां पर पूछा है कि ऑक्सीजन से ज्यादा ये रखने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसके बेसिस पर हमारे जो प्रीवियस स्लाइड में हम चलते हैं उसके बेसिस पर हम देख पा रहे हैं कि कार्बन से तो ऑक्सीजन की ये ज्यादा है। ठीक है, कार्बन हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, बाकी सभी एलिमेंट्स की ये जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा निकल करके आ रही है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिसकी ये जो है ऑक्सीजन से ज्यादा निकल करके आ रही है। आंसर शुड बी 5, आंसर शुड बी 5, सेकंड आंसर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंसर सेकंड इसका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। आपको यहां पे कुछ एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आपको निकल दिया है, सीरियम दिया है, आयोडीन दिया है, रुबिडियम दिया है, उनके सामने उसके ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक दिया है। आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल टॉपिक के अंदर हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक ही डिस्कस किया था, सब टॉपिक डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको एलिमेंट्स के सामने ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक मेंशन किए हैं, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सही जो मैच है वो यहाँ पे दे रखा है या नहीं दे रखा है, किसका दे रखा है। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे निकल के लिए आपको 10th पीरियड, 10th ग्रुप उसने दिया है, पीरियड उसने 4 दिया है, ब्लॉक उसने पी दिया है, ऐसे आपको सभी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए मेंशन है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमने कोशिश यहाँ पे ये करी है कि इन चारों एलिमेंट्स को चारों ब्लॉक के हिसाब से ही लिया है, मतलब इन चारों एलिमेंट्स में से एक एस ब्लॉक का है, जैसे आप देख पा रहे हैं रुबिडियम है ना, एक पी ब्लॉक का है, जैसे आप देख पा रहे हैं आयोडीन यहाँ पे, सीरियम जो है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, और निकल जो है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो ब्लॉक तो हम इनको देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमें कंप्लीटली ध्यान रहती है इस टाइम तक, तो ब्लॉक तो पता लग जाता है। ठीक है, ये तो चीज़ें हमें पता लग जाती है, हमें मैच करना है ग्रुप को और पीरियड को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने आपको ध्यान हो क्लासरूम में डिस्कस किए थे इनके फॉर्मूले, कैसे ग्रुप नंबर निकाले जाते हैं, कैसे पीरियड निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच करते हैं। तो सॉल्यूशन में मूव करते हैं, एक एक करके आप एलिमेंट्स को देख लीजिए पहले ध्यान से, कौन कौन से दिए हुए हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिया है हमने निकल का, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं आर्गन 3D8 4s2। ठीक है, ये कॉन्फिगरेशन हमने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। अब इसके बेस पर हम ब्लॉक निकालते हैं पहले। तो अगर आपको ध्यान हो, ब्लॉक निकालने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट के कॉन्फिगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर सबशेल में भरा जाता है उस पर्टिकुलर सबशेल को ही उसका ब्लॉक डिसाइड कराया जाता है। ये मोस्टली फॉलो होने वाला एक आप ट्रेंड मान लीजिए, एक रूल मान लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर सबशेल में भरा जाता है उस पर्टिकुलर सबशेल को ही उसका ब्लॉक डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो आर्गन के बाद में जो आर्गन है वो 3rd पीरियड को एंड कर चुका है, मतलब 4th पीरियड स्टार्ट होगा। 4th पीरियड स्टार्ट होगा तो 4th पीरियड में पहले 4s भरेंगे, फिर 3d भरेंगे, फिर 4p भरेंगे। ठीक है, तो पहले आर्गन के बाद में 4s2 भरा गया, फिर 3d8 भरा गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, किस में गया, डी में गया। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा हो गया है, डी ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तो ब्लॉक हमने बता दिया डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप निकालने का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या था, अगर आपको ध्यान हो कि NH इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटरमोस्ट शेल जो है ये इसका NH शेल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये NH शेल है, और ये वाला जो शेल है पर्टिकुलर 3rd जो है ये कौन सा शेल है, इसका N-1 शेल है। ठीक है, तो आपको NH इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, और N-1 के अंदर जो D के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गिनने हैं। ठीक है, और उनको आपको ऐड कर देना है, ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला था। ठीक है, तो NS इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में हम 4s इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हम 3d इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो 4s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, और 2 + 8 कितना हो गया 10th। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ये किस पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग करता है, वो है 10th ग्रुप। कौन सा है, 10th ग्रुप। ठीक है, पीरियड नंबर निकालने का क्या हमने डिस्कशन किया था कि आप जब भी किसी एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन मेंशन करते हैं तो कॉन्फिगरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ n जो होती है, n मतलब शेल, सबसे बड़ा जो शेल नंबर होता है, आउटरमोस्ट शेल जो होता है, अल्टीमेट शेल जो होता है, हम जिसको बोलते हैं, वही इसका पीरियड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन को देख पा रहे हैं तो इस कॉन्फिगरेशन में 4th जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा NH शेल है, और अगर NH शेल 4th है वही इसका आउटरमोस्ट शेल है तो वही इसका पीरियड नंबर भी हो जाएगा। तो इसका पीरियड नंबर हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, n अगर 4 है तो पीरियड नंबर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैच कर रहा है क्या ये चीजें, तो ये देखो इसका ग्रुप नंबर 10th आ रहा है, पीरियड 4th आ रहा है, ब्लॉक P आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसका ब्लॉक D है, इसका ब्लॉक हमने क्या निकाला है, D निकल के आ रहा है। मतलब ये वाला मैच हमारे लिए 2 जगह तो सही मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन 3rd कहीं ना कहीं ब्लॉक जो है वो गड़बड़ इसने मेंशन किया हुआ है, मतलब ये करेक्ट मैच नहीं है।
और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें बाकी तीनों का भी चेक करना है अपने अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं सीधा मूव करता हूं आगे, सीरियम पे मूव करते हैं, आयोडीन पे देखते हैं, रुबिडियम पे देखते हैं। आइए सीरियम का दिया है आपको यहां पर, सीरियम एटॉमिक नंबर कितना रखना है 58। और आपको अगर पीरियोडिक टेबल की कुछ जानकारी है तो हम ये जानते हैं कि सीरियम से ही एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। लैंथेनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट ही कौन है, सीरियम है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि 58 से लेकर 71 हो गए, या 90 थोरियम से लेकर के लास्ट में 103 लॉरेंशियम तक जो है, जो एक्टिनाइट सीरीज है पूरी ये पूरे लैंथेनाइड्स और पूरे एक्टिनाइट्स मिलाकर के टोटल जितने भी 28 एलिमेंट्स हैं वो सब किस में आते हैं, वो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ये हमें पता लग गया इसको देख करके कि ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करने वाला है। ठीक है, ब्लॉक तो हम यहाँ पे सीधा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मेन बात करते हैं इसके ग्रुप की और पीरियड की। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड्स है, मुझे पता है लैंथेनाइड्स कहाँ से आते हैं, लैंथेनाइड्स स्टार्ट होते हैं सीरियम से और ल्यूटेशियम तक जाते हैं 58 से 71 तक। ठीक है, 14 एलिमेंट्स टोटल ये हैं। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर आपको बताया गया था कोटा क्लासरूम के अंदर कि कहीं ना कहीं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कभी भी आपको ग्रुप नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, उनका ग्रुप फिक्स है। सारे के सारे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड बी ग्रुप के अंदर ही रखे गए हैं। पूरे 28 एलिमेंट्स को थर्ड बी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के कोशिश करते हैं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दिया है या कोई एलिमेंट दिया गया है तो उसका नंबर चेक कर लीजिए, कहीं वो 58 से 71 के बीच में या 90 से 103 के बीच में तो बिलोंग नहीं करता है। कहीं अगर वो उसके बीच में बिलोंग करता है तो आपको उसके लिए कोई ग्रुप नंबर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली उसको एफ ब्लॉक के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्या यहां पर यही है, सीरियम का आपको दे रखा है 58 और सीरियम आपको एफ ब्लॉक से पता है थर्ड बी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो इसका ग्रुप फिक्स है, थर्ड बी या फिर 3 आप बोल सकते हैं, फिक्स है फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड नंबर निकालना है, तो पीरियड नंबर निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक किया। कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है 6s 4f 5d का मिला करके। सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ n क्या है यहाँ पर, वो है 6। इसका मतलब इसका पीरियड नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। थर्ड, आयोडीन आपको गिवन था, आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने यहाँ पे 53 एटॉमिक नंबर इसका, तो क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन आप किस में भर रहे हैं आप चेक करिए। जैसे अगर मैं सबसे बड़ा वैल्यू ऑफ n चेक करूँ तो n क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 5th है, और ये क्या हो जाएगा n-1 इसका। ठीक है, NH शेल जो है 5th है, इसका मतलब पीरियड नंबर तो हमें पता लग गया वो है 5th है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर सब शेल में भरा है चेक करो। 5s के बाद में आता है 4d, 4d के बाद में आता है 5p। ठीक है, आपने ये नहीं नोटिस करना है, ये नहीं देखना है, ज्यादा गौर नहीं करना है कि यहां ऐसे क्यों लिखा हुआ है सर। आप कह रहे हैं 5s के बाद में 4d आता है फिल करते वक्त और 5p बाद में आता है। ठीक है, वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर है हमारे पास में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमें करनी होती है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का सही तरीका है वो शेल वाइज लिखा जाता है। पहले फर्स्ट शेल लिखा जाएगा, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, उसके बाद 5th शेल वगैरह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4d को पहले से लिखा गया है क्योंकि 4th शेल चल रहा था, और जैसे 5th पीरियड स्टार्ट हुआ, 5th शेल स्टार्ट हुआ, उसको फिल कर दिया गया। ठीक है, तो 5s 4d 5p, लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया है 5p के अंदर, इसका मतलब ब्लॉक क्या हो गया इसका, p। क्या हो गया है, ब्लॉक p हो गया है इसका। ग्रुप नंबर p ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर निकालने का क्या तरीका था, याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप आउटरमोस्ट शेल चेक कर लीजिए, उस आउटरमोस्ट शेल के p सब शेल में, मतलब nth शेल के p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, np इलेक्ट्रॉन्स आपको चेक करने हैं, और उसमें आपको 12 ऐड कर देना है, तो आपको उसका पर्टिकुलर ग्रुप नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ nth शेल कौन सा है हमारे पास में, 5 है, तो 5p के अंदर, किसमें 5p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो 5p के इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए हैं, और उसमें हमने 12 ऐड कर दिया है, टोटल मिला के कितना हो गया है, 17 हो गया है। मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ग्रुप है वो 17 है, और ये है भी हेलोजन, 17 ग्रुप में ही हेलोजन आते हैं, FCl Br आयोडीन। ठीक है, एसिटिन वगैरह लास्ट में आते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया है 17, पीरियड हो गया है इसका 5th, ब्लॉक हो गया है इसका p। तीनों बातें डिस्कस हो गई। एक नेक्स्ट मूव करते हैं हम, लास्ट इसका था रुबिडियम। रुबिडियम का क्रिप्टन 36, 5s1 हमने कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दिया है, 37 इसका एटॉमिक नंबर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा ही किस में रहा है, s में जा रहा है, तो ब्लॉक पता लग गया, s होने वाला है। लास्ट जो इसका पीरियड नंबर होगा वो कौन सा होगा, 5th, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ n ही यहाँ पर 5 आ रही है। ठीक है, s ब्लॉक आ गया है, पीरियड नंबर 5th आ गया है, और s ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए, ns इलेक्ट्रॉन बताया गया था। ठीक है, कि आउटरमोस्ट शेल का s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। तो ns इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, ns इलेक्ट्रॉन मतलब 5s इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ nth शेल कौन सा है हमारे पास में, यही हमारे पास में nth शेल है, तो इसके हमें 5s इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, मतलब टोटल मिला के इसका ग्रुप नंबर ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्रुप भी आ गया, ब्लॉक भी आ गया, और पीरियड नंबर भी आपको मिल गया है। इस तरह से हमने चारों का डिस्कशन कर लिया है।
अब हम मैच कर लेते हैं एक बार इसका जो आंसर है वो भी चेक कर लेते हैं। आंसर इसने 3 है, तो हम एक बार थर्ड पे मूव करते हैं। करेक्ट मैच में ये रहा है अभी, ठीक है। इसने रुबिडियम का यहां पर एक्चुअली ब्लॉक तो एस दिया है, लेकिन इसने इसको पीरियड इसका 6 कर दिया, जो कि गलत है। पीरियड इसका 5th आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कहां गलती गई है वह भी बता रहे हैं हम इस चीज को। आइडिन के अंदर सारी बातें सही मैच हुई हैं। 17 इसका पर्टिकुलर ग्रुप है, 5th इसका पीरियड है, ब्लॉक इसका पी है, ठीक है ना। यहां पर सीरियम के अंदर क्या गड़बड़ है, ग्रुप तो सही लिखा गया 3rd, ठीक है, लेकिन पीरियड इसका 5th कर दिया, जो कि 6th होना चाहिए था। ब्लॉक भी गलत कर दिया, ब्लॉक भी इसका एफ होना चाहिए था, जो कि डी दे रखा है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से सारी बातें पता लग गई होंगी कि इसमें क्या क्या गलती दी है और कहीं ना कहीं उसको सही कैसे करना है और कैसे फॉर्मूलों को हमें यूज करना है पीरियड वगैरह या ग्रुप वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर। आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का ये, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है यहाँ पर, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आपको आईपी का कुछ कंसेप्ट ध्यान होगा कि आयनेशन एनर्जी क्या था, कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आईपी कहते थे किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से, ठीक है ना, ये आपको पता है। चलिए, अब इसने यहाँ क्या दिया हुआ है, पूछा गया है, वो चेक करते हैं। उसने एक प्रोसेस दिया है यहाँ पर, ए से ए प्लस जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। ए से ए प्लस 2 जा रहा है, मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। और ए से ए प्लस 3 जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर फिर से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, ठीक है ना। सभी में लग रही कुछ ना कुछ आईपी आईई जो उसने यहाँ पर दी है। जैसे इस प्रोसेस में उसने बोला कि 201 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी लगी है, नेक्स्ट वाले में 440 लग रही है, और उसके नेक्स्ट वाले में 700 के आसपास लग रही है, ठीक है। ये आईपी की वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। अब उसने क्या पूछा है कि अगर IE3 और IE2 का जो डिफरेंस है वो x है, कोई x से नंबर सपोज किया है कि अगर IE3 और IE2 का डिफरेंस जो है वो x है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ x बाय 7, कि उस पर्टिकुलर x को हम 7 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, ठीक है। तो आप पहले तो वो x पता लगाएं और x को 7 से डिवाइड करके आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। वो x कैसे पता लगाएंगे वो चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, समझाते हैं इसको, यहीं पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पहले एक बार, ठीक है। देखिएगा, जैसे आपको पता है प्रोसेस कैसे करवाया जाता है। जैसे ये कोई एलिमेंट मैंने ए गैसेस एलिमेंट लिया है, ठीक है, और हमने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको ए प्लस कैटायन में कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने फिर से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको ए प्लस 2 कैटायन में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको ए प्लस 3 कैटायन में हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रोसेस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहां से जब यहां गए पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां पर हमने दिया IE1, दिस इज IE1। यहां से यहां पर प्रोसेस में कौन सी एनर्जी लगी होगी, IE2, एंड दिस विल बी IE3, ओके। इनका भी डिस्कशन करते हैं अपन, IE1 IE2 IE3 क्या होता है, अभी देखते हैं इस चीज को, ठीक है। अब सोचिए आप यहां पर IE1, जब यहां से जो प्रोसेस में यहां से यहां एनर्जी लगी है वो उसने कितना दिया है आपको, लगभग 201 किलो जूल पर मोल के आसपास, ठीक है, इतना आपको उसने एनर्जी दिया है। और आप प्रीवियसली साइड पे चले, यहां से यहां तो उसे 201 दिया है, लेकिन उसने अगले वाले में क्या लिखा है, ए से ए प्लस 2 में लग रही है 440, ए से ए प्लस 2 में लग रही है 440, और ए से ए प्लस 3 में लग रही है 700। ध्यान से समझिएगा, ए से ए प्लस 2 में यहां तक पहुंचने में टोटल लग रही है 440, टोटल 440 है, और यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टोटल लग रही है 700 के आसपास। इसका मतलब ये 440 और ये 700 जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल में IE2 और IE3 की नहीं है। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको IE2 की और इसको IE3 की वैल्यू समझ लेते हैं। ऐसा नहीं दिया उसने पूरे प्रोसेस का दिया है। अगर यहां से यहां तक जाने में टोटल इतनी लग रही है, इसका मतलब इसको और इसको ऐड करके इतना अमाउंट है, ठीक है। तो आपको फिर IE2 निकालना है या IE3 निकालना है तो कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 440 में से, इस 440 टोटल में से आप 201 को हटाएं तो आपको इस IE2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 239 के आसपास। दिस विल बी IE2, ठीक है। और उसके बाद में 700 जो यहां से यहां तक है, और ये पूरा टोटल कितना हो गया 440, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, दिस विल बी 260, दिस विल बी 260 हो गया। I1 आपके पास में आ गया, I2 आपके पास में आ गया, I3 आपके पास में वैल्यू आ गया, ठीक है। ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब आपको उसने क्या दिया है कि IE3 और IE2 का जो डिफरेंस है, क्या IE3 और IE2 का डिफरेंस है, I3 कौन सा हो गया, I3 हो गया 260 और I2 कौन सा हो गया 239। उसने बोला है IE3 जो है माइनस IE2 जो है, इसका डिफरेंस आपको दिया है यहां पे 21, सॉरी x दिया है इसे, यहां पर रेज कर लेते हैं इसको अपन। उसने आपको ये वैल्यू यहां पे क्या दिया है, ये उसने x दिया है,
हम निकाल लेते हैं इस चीज को यहां पर। ये हो गया 260 माइनस 239 इक्वल टू कितना आएगा 21। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 21, ठीक है। और उसने पूछा क्या है हमसे, उसने हमसे पूछा है यहाँ पे कि x बाय 7 क्या होगा। तो आपको पता ही है 21 बाय 7 कितना हो जाएगा, 3। 21 बाय 7 कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास में आंसर होना चाहिए 3। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि क्या उसने पूछा है, कैसे उसने समझाया है, ठीक है। एक बार इसका सॉल्यूशन भी इसमें शायद गिवन है, वो भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, दिस इज 21, ठीक है। मूव करते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। I1 दिया उससे इतना, I2 हमने निकाला वही 440 माइनस 201 करके 239 के आसपास आ रहा है। I3 निकाला है इसमें से पूरा दोनों माइनस करके प्रीवियस वाले 260 के आसपास है। I3 माइनस I2 करके 21 निकल करके आ रहा है, और x बाय 7 मतलब 21 बाय 7 कितना निकल के आ रहा है 3। तो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें 3। चार ऑप्शन में से हमें थर्ड वाला ऑप्शन मतलब 3 वाला ऑप्शन चेक करना है, ये देखना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आउट ऑफ Na प्लस Mg प्लस 2 O-2 एंड N-3, आपको 4 यहां पर आयंस दिए गए हैं, उसमें कुछ कैटायंस भी हैं, कुछ एनायंस भी हैं। द पेयर ऑफ स्पीशीज शोइंग मिनिमम एंड मैक्सिमम आईपी वुड बी। आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेयर बनाया गया है इन चारों में से जिसमें फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम आईपी को और सेकंड एलिमेंट जो है मैक्सिमम आईपी को शो कर रहा है। तो वो हमें चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो हमेशा पहले कोशिश ये करिएगा, ये चेक करिएगा कि कहीं जो दी गई स्पीशीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, या फिर वो जो दी गई स्पीशीज है वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस तो नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो। इन सभी के अंदर हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि एक ही चीज आपको चेक करनी होती है, वो है इनका जेड इफेक्टिव और चार्ज। केवल चार्ज दिखता है आपको। हमने देखा था कि आईपी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव चार्ज के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था क्लासरूम में। अगर हमें स्पीशीज दे रखी हो ऐसी जो एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, ठीक है। हम चेक करते हैं, यहां पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम आईपी पूछी गई है ना, तो अब देखते हैं एक बार यहां पे ऑप्शंस में। Na प्लस Mg प्लस 2 O-2 N-3 जो है वो चारों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर आप चेक करेंगे तो 10 है, और 10 है तो ये क्या है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। और हमने जो बात डिस्कस करी थी, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, आपको हमेशा आईपी को पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखना है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा। जितना नेगेटिव ज्यादा उतना साइज ज्यादा, दूरी ज्यादा तो अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी कम। उस बेसिस पे हमें आईपी डिस्कस करना होता है। तो हम इनमें अगर देखें तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो हम बस चेक कर लें पॉजिटिव चार्ज किसमें सबसे ज्यादा है, वह मैक्सिमम आईपी होगी, और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज कहाँ है, वह मिनिमम आईपी होगी। तो मैं कहता हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज देखी तो ये दो हैं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसकी आईपी मिनिमम होनी चाहिए और इसकी आईपी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम पहले पूछा था, तो हमें पहले ऐसा पेयर चूज करना है जिसमें N-3 को पहले लिखा गया हो और Mg प्लस 2 को बाद में लिखा गया हो, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम आईपी N-3 का और मैक्सिमम आईपी Mg प्लस 2 का। तो आंसर शुड बी 3, जो कि इस स्लाइड में हमें दे रखा है। ये थर्ड आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा कैसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 4 एलिमेंट A, B, C एंड D आर गिवन बिलो। आपको कुछ 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, उनके कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन करके दिए गए हैं। उन कॉन्फ़िगरेशंस को देख करके आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रति जो नेचर है या जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी और किसके अंदर सबसे कम होगी। हमें एक तरह से ऑर्डर डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेने का कारण सिर्फ इतना सा है यहाँ पर कि आपको ये फंडा समझ में आ जाए कि जो भी आपको ऑप्शंस में एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं, अब यहाँ तो इसने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, हमेशा इन कॉन्फ़िगरेशंस को देख करके इन्हें एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस करना स्टार्ट करें, क्योंकि एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते ही आपको पिक्चर आधी से ज्यादा क्लियर हो जाती है। 70% 80% चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमें इस प्रोसेस में या इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। तो हम जैसे इसको देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे 1:2:2p6 मतलब ये हमें नियॉन दे रखा है, ठीक है ना, ये इनर्ट गैस है। ये हमें ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 8 है। ये हमें यहाँ पे सोडियम दे रखा है, 11 एटॉमिक नंबर है, आप काउंट कर लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ 9 है, मतलब ये हमें फ्लोरीन दे रखा है, दैट इज 9, ठीक है। इससे
अब ये हो गया आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसको देख करके, कॉन्फ़िगरेशंस को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें सेकंड नंबर जो लगाना है, सेकंड वाला थॉट जो आपको देना है वो ये है कि आइडेंटिफाई कर लीजिए कहीं कोई इनर्ट गैस तो नहीं है, कहीं कोई मेटल तो नहीं है, कहीं कोई नॉन मेटल तो नहीं है। तो हम अगर ऐसा आइडेंटिफाई कर पाए तो इसमें आसानी से हम कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस की ये सबसे कम होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है। वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद या लूज करना भी पसंद नहीं करते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते हैं, गेन भी नहीं करते हैं। इनर्ट गैसेस है, मैक्सिमम स्टेबल है। मेटल्स की भी नेचर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो है काफी कम होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नेचर होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स ही होते हैं जिनकी ईए की वैल्यू ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर रखते हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। तो अगर हम इनमें देखें, यहीं से हम क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें देखें तो आप देख पा रहे हैं नियॉन है, एक इनर्ट गैस दिया है, और इनर्ट गैस अगर है तो मैं इसको ऑर्डर में लास्ट में रखूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के अंदर, क्यों, इनर्ट गैस है। उसके बाद में मेटल भी यहां पे, सोडियम क्या है, मेटल है, और सोडियम अगर मेटल है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम ही होगी। हाँ, इनर्ट गैस से कंपैरेटिवली कम नहीं होगी, पर वैसे तो नॉर्मली कम ही होगी नॉन मेटल से कंपैरेटिवली, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन हमें नॉन मेटल भी दिए हुए हैं, एक ऑक्सीजन है हमारे पास में और एक फ्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स की ये जो होगी वो मेटल से, और मेटल की ये जो है इनर्ट गैस से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये बी और डी सबसे आगे आने वाले हैं, उसके बाद में लास्ट सी और फिर लास्ट में ए आने वाला है, ठीक है। अब बी और डी जो दो नॉन मेटल्स है उसमें कैसे कंपेयर करें, तो लगा लीजिए ईए का फंडा, आप जेड इफेक्टिव चेक करते हैं, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और लेफ्ट हैंड मूव करने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और ये बढ़ेगा। उसके बेसिस पे हम देखें तो ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ईए की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे पास में ऑर्डर भी साफ साफ आ जाता है कि हमें, देखो यहाँ लिखा है हमने, ये इनर्ट गैस है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, और ये फ्लोरीन आपको यहाँ पे नॉन मेटल दे रखा है। उसके बेस पे हम देखें तो दोनों नॉन मेटल्स जो हैं वो सबसे आगे हैं, ये मेटल यहाँ पर है, और ये क्या आ गया आपके सामने, इनर्ट गैस यहाँ पर है जो सबसे पीछे होना चाहिए। और इन दो नॉन मेटल्स में क्या लगा है कि लेफ्ट राइट गए हैं, तो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ गया है, तो ईए का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया है, तो फ्लोरीन का ईए जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसके बेस पे हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन कंसेप्ट सोचने वाली बात है। पहला स्टेप क्या था, जब भी कॉन्फ़िगरेशन दिए जाए एलिमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर चेक करिए उसमें कोई इनर्ट गैस, कोई मेटल, कोई नॉन मेटल तो नहीं दे रखा है, क्योंकि होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, कभी टफ नहीं आते हैं, इजी आते हैं, सोचने का तरीका है बस। तो आपने वो चेक कर लिया है, ठीक है। मेटल्स को, नॉन इनर्ट गैस को पीछे पीछे कर लीजिए, मेटल को उसके आगे कर लीजिए, ठीक है, नॉन मेटल्स को सबसे आगे कर दीजिए, उनमें ईए का मैग्नीट्यूड लगाते हुए जेड इफेक्टिव वगैरह चेक कर लीजिए, जो भी फंडे आपको सिखाए गए हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो आंसर है आपने चेक कर लिया होगा, आंसर 1, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आईपी ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर। तो आपको आईपी ऑर्डर पूछा है यहाँ पे, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्डर आईपी का करेक्ट नहीं है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। चेक करें, हमें इन चारों को ही चेक करना है यहाँ पर। आप देख लीजिए ऑप्शंस यहाँ पर, चारों को ही हमें चेक करना है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, तो एक एक करके चेक करते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ पहले, पोटेशियम, कॉपर, कॉपर प्लस और पोटेशियम प्लस, इन चारों में आईपी का ऑर्डर लगा के दिया है, ठीक है। आप देखिए इनमें दो तो स्पीशीज ऐसी हैं जो कैटायंस हैं, और इन्हीं के दो न्यूट्रल भी दे रखे हैं आपको यहाँ पे, दो कैटायंस हैं और दो न्यूट्रल है। अगले वाले ऑप्शन में भी दो कैटायंस हैं और दो न्यूट्रल एटम आपको यहाँ पे गिवन है। जब भी आपको ऐसा, सुनिएगा फंडा क्या करना होता है, जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि कैटायंस भी हो न्यूट्रल भी हो, तो पहले कैटायन को या फिर न्यूट्रल को न्यूट्रल से और कैटायन को कैटायन से कंपेयर कर लीजिए। क्या कहा, न्यूट्रल को न्यूट्रल से और कैटायन को कैटायन से कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद में ऑर्डर लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं सिखा देता हूँ आपको प्रोसेस क्या होता है, देखिए आप एक बार। जैसे फर्स्ट वाला हमने यहाँ लिया है, हमने पोटेशियम और कॉपर न्यूट्रल एलिमेंट को कंपेयर किया है, बाद में पोटेशियम प्लस और कॉपर प्लस को कंपेयर किया है, न्यूट्रल को पहले फिर कैटायंस को बाद में, ठीक है। उसके बाद में हमने नेट ऑर्डर लगाया है। तो पोटेशियम और कॉपर की अगर हम बात करें तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा आर्गन 4s1 जो होता है इसका, ठीक है, इसका लिखा आर्गन 310 कॉन्फ़िगरेशन हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है और कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, ठीक है। जब चूंकि कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 4s1 से ही यहाँ निकलेगा और यहाँ भी 4s1 से ही निकलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। तो ऐसे केस में जब कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या देखते थे, हम चेक करते थे जेड इफेक्टिव। व्हेनेवर द कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, चेक ओनली जेड इफेक्टिव। और हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। उस बेसिस पे पोटेशियम से कॉपर की जो आईपी है वो ज्यादा है, ठीक है। अब एक बार पोटेशियम प्लस और कॉपर प्लस को कंपेयर करते हैं। प्लस लगने का मतलब क्या है,
एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। मतलब अब जो पोटेशियम है वो बन चुका है 3s2 3p6, दैट इज व्हाट आर्गन, मतलब p6 कॉन्फिगरेशन लास्ट में इसका, और यहां से 4s1 जाने का बन चुका है 3s2 3p6 3d10। ठीक है, अब आप देखें कॉन्फिगरेशन में, तो ये जो कॉन्फिगरेशन है वो है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, और ये कॉन्फिगरेशन अगर आपको ध्यान हो, देखो आप यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 18 का मतलब है ये है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। कौन सा कॉन्फिगरेशन है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और ऐसे केस में आपको सर ने डिस्कस किया होगा क्लास में, हमने भी डिस्कस किया है क्लासरूम के अंदर, कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो और पीरियड सेम चल रहा हो, तो ऐसे केस में इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होने के कारण से आईपी का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। उसके बेस पे पोटेशियम प्लस का कॉपर प्लस से आईपी का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इन दो में हमने कंपेयर किया, पोटेशियम प्लस का कॉपर प्लस से ज्यादा हो गया, इन दो में कंपेयर किया पोटेशियम से कॉपर का ज्यादा हो गया। ठीक है, और आपको याद हो आईपी डिस्कस करते हुए हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेम एलिमेंट की जो कैटायंस होते हैं, एक ही एलिमेंट की जो स्पीशीज हैं जैसे कैटायंस हैं, तो कैटायंस की आईपी हमेशा न्यूट्रल एलिमेंट से, पेरेंट एटम से ज्यादा होती है, क्योंकि साइज छोटा हो चुका होता है, जेड इफेक्ट बढ़ चुका होता है। और एनायंस की आईपी न्यूट्रल एलिमेंट से कम होती है, क्योंकि साइज बड़ा हो चुका होता है, जेड इफेक्ट कम हो चुका होता है। तो अगर मैं इसके बेस पे देखूं, तो यहां से कॉपर से अगर मैं कॉपर प्लस को कंपेयर करूं, तो मैं कहता हूं कॉपर प्लस की जो आईपी है वो ज्यादा है। सेम एलिमेंट है ना, कॉपर का ही कैटायन है कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस की आईपी कॉपर से ज्यादा होगी। तो इसके बेस पे आप ऑर्डर लगा दीजिए कि पोटेशियम से कॉपर ज्यादा, पोटेशियम से कॉपर ज्यादा, कॉपर से कॉपर प्लस ज्यादा, और कॉपर प्लस से पोटेशियम प्लस ज्यादा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, पोटेशियम से कॉपर ज्यादा, कॉपर से कॉपर प्लस ज्यादा, कॉपर प्लस से पोटेशियम प्लस ज्यादा। कंपैरिजन हो गया, आ गया आपके सामने ऑर्डर कि पोटेशियम से कॉपर, कॉपर से कॉपर प्लस और कॉपर पोटेशियम प्लस। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपके सामने यहां पर है, और यही ऑर्डर मेरे ख्याल से वहां दिया भी है फर्स्ट ऑप्शन में, वाले ये इनकरेक्ट नहीं दी है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम पैटर्न पे अब एक और क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, बिल्कुल सेम, बस एक प्रैक्टिस के लिए लिया है आपके लिए यहां पर, कॉपर जिंक, कॉपर प्लस जिंक प्लस, है ना। अब इसमें आप फंडा खुद समझ पा रहे होंगे क्या करना है। कॉन्फिगरेशन मेंशन कर लिया, यहाँ पर S1 कॉन्फिगरेशन है, यहाँ S2 कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने देखा कि जिंक का जो आईपी है वो कॉपर से ज्यादा है, और कॉपर प्लस जिंक प्लस में इलेक्ट्रॉन यहां से गया 4s1 310 रह गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो 4s1 रह गया। अब इसका तो n की वैल्यू ही कितनी हो गई, 4 हो गई यहाँ पे, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है। n अगर कम है तो साइज छोटा है, मतलब आईपी ज्यादा है। तो इस बेसिस पे हम कॉपर प्लस की जो आईपी है वो जिंक प्लस से ज्यादा कह सकते हैं। तो इन दो को, न्यूट्रल को कंपेयर कर लिया, कैटायंस को कंपेयर कर लिया, और जिंक प्लस के अंदर जिंक प्लस की आईपी जो है वो वैसे ही ज्यादा है, सेम एलिमेंट में कैटायन की आईपी ज्यादा होती है, बिल्कुल सेम फंडे पे चल रहा है। ठीक है, तो बस कॉपर से जिंक ज्यादा, जिंक से जिंक प्लस ज्यादा, और जिंक प्लस से कॉपर प्लस ज्यादा, तो आईपी का ऑर्डर आपके सामने ये रहा। ये ऑर्डर भी मेरे ख्याल से वहां पे ऐसा ही दिया हुआ है, मतलब सही है, ये भी इनकरेक्ट ऑर्डर नहीं है। थर्ड भी मूव करते हैं। थर्ड एटॉमिक, आपको अगर याद हो ग्रुप नंबर 3rd A या 13 ग्रुप जो है वो बोरोन फैमिली का है, और उस बोरोन फैमिली का जो साइज का ऑर्डर है उसमें कुछ चेंजेस है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट आता था, गैलियम की साइज लगभग थोड़ी सी छोटी होकर के एल्यूमिनियम के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाती है, या हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा पे जाएं तो गैलियम की साइज थोड़ी एल्यूमिनियम से छोटी ही हो जाती है। ठीक है ना। इंडियम और थैलियम के अंदर भी साइज का कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट था। इंडियम थैलियम में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट आया था कि थैलियम की साइज छोटी होकर के लगभग इंडियम के बराबर पहुंच गई थी। तो मैंने साइज का ऑर्डर यह लिखा है कि बोरोन से एल्यूमिनियम बड़ा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ना चाहिए। इन दोनों में भी बढ़ते क्रम में होना चाहिए था, लेकिन टीसी इफेक्ट के कारण से कम होकर के बराबर हो गया, कम होकर बराबर हो गया। ठीक है, ये साइज का इंपैक्ट है। साइज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइज के बीच पे आईपी का ऑर्डर लगाया हुआ है कि साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, साइज कम होगा तो आईपी बढ़ेगा। पर जहां साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जहां भी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए वहां पर आपको जेड इफेक्ट देखना होता है, और जेड इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, जेड की संख्या पर, एटॉमिक नंबर की संख्या पर, क्योंकि जिसमें जेड ज्यादा होगा वहां जेड इफेक्ट अपने आप ज्यादा होगा, और जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो आईपी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। उसके बेसिस पे अगर हम आईपी का ऑर्डर लगाते हैं तो भाई बोरोन से एल्यूमिनियम साइज बढ़ा तो आईपी कम हो गया, यहाँ तो साइज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, साइज पर तो आईपी कम हो गया, तो यहाँ तो कम ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम गैलियम पे आए तो हमने देखा साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। उसके बेस पे गैलियम का जेड ज्यादा है तो जेड इफेक्ट ज्यादा है, और आईपी का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ऑर्डर चेंज है, साइज के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, फैक्टर वर्किंग इज व्हाट, जेड इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद में अगेन गैलियम से आप इंडियम जा रहे हो, गैलियम से इंडियम जा रहे हो, तो यहां से यहां जाने पे साइज जो है वो बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो आईपी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेस पर आप यहां पर इसको एरो को चेंज कर लीजिएगा, एरो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, एरो चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे साइज बढ़ा तो आईपी का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। ठीक है, इंडियम थैलियम की अगर बात करें, वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट है,
और उस बेसिस पे हम देखें साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है तो जेड इफेक्ट पे जाएंगे, और जेड जो है वो थैलियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट, क्या कहते हैं, इंडियम, तो उसके बेस पर थैलियम की आईपी जो होगी वो ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए इसको लास्ट में ज़्यादा रखा गया है, इसको कम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका एक नेट ऑर्डर, इसके मतलब इसके बेस पे हमने ऑर्डर लगाया है। अब इसका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली डेटाबेस ऑर्डर है बच्चों, आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एक बार ओवरऑल ऑर्डर भी पूछा गया था। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या है कि बोरोन सबसे आगे आता है, उसके बाद में टीएल, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ये ऑर्डर आप याद रख लीजिएगा, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस ऑर्डर को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम यहाँ पे निकल करके आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन हो गया, एक और ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फोर्थ। ये रहा अगर आपको ध्यान हो, आपने एनसीईआरटी को रीड किया हो तो एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कि 5D सीरीज वाला जो भी एलिमेंट होगा उसकी आईपी 3D 4D किसी से भी हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, है ना। मल्टीपल ऑर्डर्स आपको कंपेयर नहीं करने हैं, आप एक लाइन ध्यान रखिए, एनसीईआरटी की मेंशन है कि 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम आईपी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर 5D सीरीज वाले की आईपी 3D 4D वाले से हमेशा ज़्यादा ही होती है। उसके बेस पे अगर आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन था निकल और पीटी, ठीक है, और इस ऑप्शन में उसने एरो ऐसे लगा रखा था, निकल की ज़्यादा पीटी की कम, जबकि होना चाहिए उल्टा, क्योंकि ये है 3D का और ये है 5D सीरीज का एलिमेंट, और 5D सीरीज के एलिमेंट की आईपी जो होती है वो 3D या 4D वाले से ज़्यादा निकल के आती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो इसके बेस पर इनकरेक्ट मैच जो है हमारा वो यही था, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा क्योंकि इसी को वहां पर उल्टा एरो लगा करके दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, आईपीए कंपैरिजन, बढ़िया स्टैंडर्ड वाले एग्जांपल्स हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अफबाउ एंड हुंड्स रूल आर नॉट यूज्ड देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर अफबाउ रूल और हुंड्स रूल को, अफबाउ प्रिंसिपल और हुंड्स रूल को अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर इनमें से स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट होगा, पहले आप ये बताइए, अफबाउ रूल और हुंड्स रूल को नहीं लगाने का मतलब या नहीं अप्लाई करने का मतलब क्या है। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, मतलब आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती थी अकॉर्डिंग टू n+l अकॉर्डिंग टू अफबाउ, आपको ध्यान होगा, ठीक है। पर ये बोल रहा है कि अफबाउ रूल को हम नहीं लगा रहे हैं, तो अफबाउ रूल को नहीं लगाने का मतलब क्या है कि आपको शेल वाइज इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन भरना है। पहले 1s पूरा भरना है, फिर 2s 2p भरने हैं, फिर थर्ड शेल को पूरा करना है 3s 3p 3d, फिर 4 शेल पे आना है, फिर 5th शेल पे आना है, ठीक है। ये नहीं है कि 3s 3p के बाद में हम पहले 4s भरते थे फिर 3d भरते थे ना अकॉर्डिंग टू अफबाउ, लेकिन ये बोल रहा है कि हमें अफबाउ को फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब 4s बाद में ही भरा जाएगा और 3d पहले ही भरा जाएगा, हमें शेल के अकॉर्डिंग चलना है, पहले फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल अकॉर्डिंगली। बोलो क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। हुंड्स रूल का भी अभी अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए आपको यहाँ पर, कॉपर वुड बी एस ब्लॉक एलिमेंट, सोडियम विल बी सेम एस ब्लॉक एलिमेंट, पोटेशियम वुड बी इन डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक के अंदर होगा, गैलियम वुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपको दिए गए हैं कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसको सॉल्यूशन में मूव करते हैं। देखिए आप यहाँ पे कॉपर, पहला लिया कॉपर, एटॉमिक नंबर कितना है 29। हम कॉन्फ़िगरेशन क्या भरते हैं कॉपर का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s1 3d10, एक्सेप्शनल है ना कॉपर, 4s पहले और 3d बाद में। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अफबाउ को फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब 1s2 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और फिर थर्ड शेल स्टार्ट हुआ 3s 3p और 3d10 और 4s1। पहले आपने थर्ड शेल को पूरा भरा है, देखिए इस बार 310 4s1। इसका मतलब अब आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा, डी में भरा कि 4s में भरा, एस में भरा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर सब शेल में जाता है उस फोर्स का क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसका ब्लॉक क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। अगर अबव फॉलो नहीं होता है तो ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अबव फॉलो करते हैं तो डी ब्लॉक ही आएगा और इसके बाद 3d भरा जाएगा, ठीक है। सोडियम की अगर बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1, आप सोडियम को पहले भी ऐसे ही भरते थे और अभी भी आप ऐसे ही भरेंगे क्योंकि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल स्टार्ट ही हुआ है, ऐसे ही से हर पीरियड जो है स्टार्ट होता है एस ब्लॉक से। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी किसमें रखा गया है, एस में, तो इसका ब्लॉक अभी भी कौन सा है, एस है, मेंटेन्ड है। पोटेशियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद में हम 4s1 लिखते थे, लेकिन इसने अबव को फॉलो नहीं करवाया है तो हम 3d1 लिखेंगे, और 3d1 लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में चला गया है, और डी में जाने से इसका ब्लॉक क्या हो गया है, अब डी हो गया है, ठीक है। ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका, डी। गैलियम की अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310 4s2 4p1। लास्ट में अगर आप देखें तो गैलियम को आप पहले भी यही भरते, आप 3s2 3p6 तक आते, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p1 भरते।
मतलब लास्ट में आप पी में ही इलेक्ट्रॉन भरते अगर अफवाह को फॉलो कर रहे होते तब भी, और नहीं कर रहे हो तब भी पी में ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन लास्ट में। इसका मतलब इसका ब्लॉक भी फिक्स है, पी ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर से 4 दिया है, मतलब चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या गिवन था कि गैलियम वुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट। नहीं, गैलियम पी ब्लॉक में था और अब फॉलो नहीं करते हैं तब भी पी ब्लॉक में ही रहेगा, मतलब ये डी ब्लॉक अपना नहीं करेगा। ऑप्शन यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस के आपको? ठीक है, आगे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर, आपको 4 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उन कॉन्फ़िगरेशन से आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सही है, किसके लिए गलत है। ठीक है, Zenon 6s1, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि जब भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको गिवन हो तो कॉन्फ़िगरेशंस को पहले हमेशा कन्वर्ट कर लीजिए किसके अंदर, उनके अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। तो Zenon 6s1 लिखने का मतलब क्या है? ठीक है, Zenon 6s1, Zenon क्या है? 54 इनर्ट गैस, और उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, मतलब टोटल हो गए हैं 55। और 55 किसका होता है? सीजियम का। किसका होता है? सीजियम का, मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है ये? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और आपको पता है मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद है, खुद को ऑक्सीडाइज करना पसंद है, सामने वाले को रिड्यूस करना पसंद है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब सीजियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मुझे पता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे पहला ऑप्शन दिया है, आप ध्यान से देखिए, 1 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब मेरे ख्याल से ये बात तो बिल्कुल सही है कि मेटल है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, Zenon 4f14 5d1 6s2, इसको चेक करिए आप। 54 तो Zenon के हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6s के 2 मिला लीजिए आप वहां पे 56, 14 ऐड कर दीजिए 70 और एक और ऐड कर दीजिए D1 का 71। तो 71 बोलने का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में है ल्यूटेशियम। और आपको पता है ना, कुछ बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 58 से लेकर के 58 से 71, ये सारे के सारे कौन से थे? लेंथनाइट्स। 58 से 71 क्या है? लेंथनाइट्स हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं? एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि इसका ब्लॉक क्या होगा? एफ ब्लॉक होगा। यही बात मैं खास कहना चाह रहा था कि पहले कॉन्फ़िगरेशंस को देख करके उसे एलिमेंट में लिख लीजिए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ऐसे लिख लेंगे तो गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि सर 6s भरा गया है, फिर 4f भरा गया है, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में गया है, तो इसका ब्लॉक तो डी होना चाहिए, लेकिन इसका ब्लॉक तो एफ निकल करके आ रहा है। ये गलती कैसे आप नहीं करेंगे? आपको इन कॉन्फ़िगरेशंस को देख करके पहले एलिमेंट में उसे चेंज कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ना कि डी ब्लॉक का, क्योंकि इसने यहां पर लिखा है 2 इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि गलत हो गया है। वो लेंथनाइट सीरीज का भाग है और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एफ ब्लॉक सीरीज से या एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसने इनकरेक्ट पूछा है ना, शायद यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर यहाँ पे सेकंड आ सकता है। मैं पहले बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूँ। नियॉन 3s2 नियॉन 3s2 मतलब ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल है ना, इनकी ई बहुत ज्यादा होती है। उसने थर्ड ऑप्शन दिया है 3 हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑर्डर भी डिस्कस किया था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है आपको? क्लोरीन की ये सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इसने ऑप्शन सही दिया है। आर्गन 3d5 4s2 यहाँ पे दिया है, तो आप आर्गन 18 और 5 23 प्लस 2 25, मतलब मुझे ये जो गिवन है वो गिवन है यहाँ पे क्या? ये मुझे दे रखा है यहाँ पर Mn, कौन सा दे रखा है? Mn 25 यहाँ पे दे रखा है, एटॉमिक नंबर 25 है इसका। और Mn के लिए क्या लिखा है उसने? 4 शोज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, आपने जब डीएनए ब्लॉक क्लासरूम में पढ़ा था, हम जब कोटा में डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि Mn जो है +2 से +7 तक कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। इसका मतलब ये बात भी इसके लिए सही लिखी गई है, दैट 4 शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसने क्या दिया है। हमारा वैसे आंसर सेकंड आ गया है, मैं चेक भी कर लेता हूं एक बार। इसका हिंदी वर्जन था, ये देखो, Zenon के लिए, Zenon 6s1 सीजियम के लिए लिखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बीइंग अ मेटल। ल्यूटेशियम लेंथनाइड है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 6 पीरियड है, कुछ बातें हैं इसके लिए एक्स्ट्रा। नियॉन 3s2 क्लोरीन है, जिसकी पीरियोडिक में हाईएस्ट ईए है, और ईए का ऑर्डर भी हमने मेंशन किया है कि हेलोजेंस की ईए का ऑर्डर जो होता है वो ClFbri ये होता है। ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो होता है वो Cl2 Br2 F2I2 होता है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर मॉलिक्यूल्स में देखें तो Cl2 Br2 F2I2, F2 थर्ड नंबर पे जाता है। और अगर सिंगल एटम में हम ए का ऑर्डर कंपैरिजन करें तो एफ सेकंड नंबर पे जाता है, ना कि थर्ड नंबर पे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में कि एफ तो उनको याद रहता है पीछे जाता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी में वो थर्ड नंबर पे जाता है, ये भूल जाते हैं।
इसमें सेकंड नंबर पे आता है, ये भूल जाते हैं और ऑर्डर को गलत कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ClFBrI हेलोजेंस के लिए ई का ऑर्डर है। ये मेंशन किया उसने Mn के लिए, Mn+2 से +7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, आंसर सेकंड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉन डेर वाल रेडियस, उसने यहां पे पूछा है वॉन डेर वाल रेडियस का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। ध्यान से देखिए, वॉन डेर वाल रेडियस मेंशन किया है, केवल उसने एटॉमिक रेडियस मेंशन नहीं किया। जब आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा जाए तो उसमें कोवेलेंट रेडियस, उसमें मेटालिक रेडियस, उसमें नॉर्मल कोई भी रेडियस जो है जो आप पढ़ते हैं वो सब उसके अंदर वॉन डेर वाल रेडियस उसमें सब कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर वो मेंशन ही कर रहा है कि आप इनमें वॉन डेर वाल रेडियस का ही ऑर्डर बताइए सबके अंदर, केवल वॉन डेर वाल रेडियस का, तो अगर उसने कोई पर्टिकुलर रेडियस मेंशन कर दी है लाइक वॉन डेर वाल रेडियस, तो उस टाइम पर आप नॉर्मल जेड इफेक्टिव वाला फंडा फॉलो करेंगे। ये इस क्वेश्चन की खास बात है कि उसने बोला है कि वॉन डेर वाल रेडियस का ऑर्डर बताइए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के अंदर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के अंदर। तो फिर रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है, इसका मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है रेडियस कम होना चाहिए, बस वैसा ही ऑर्डर लगा दीजिएगा। इसमें गलती से भी ये नहीं सोचेगा कि सर नियॉन है, नियॉन तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में तो वॉन डेर वाल रेडियस होती है और इन दोनों में तो नॉन मेटल है, इनमें तो कोवेलेंट रेडियस होगी, तो हम वॉन डेर वाल रेडियस को आगे कर दें, नियॉन को सबसे आगे कर दें और ऑक्सीजन, फ्लोरीन को पीछे कर दें क्योंकि वॉन डेर वाल सबसे ज्यादा होती है। नहीं, उसने सबके लिए ही वॉन डेर वाल पूछी, ये ध्यान रखिए। मतलब एक तरह से वो सबको ही इनर्ट गैस मान करके पूछ रहा है, एक तरह से हाइपोथेटिकल चीज मान लीजिए कि वो ऑक्सीजन को भी इनर्ट गैस मान रहा है, फ्लोरीन को भी इनर्ट गैस मान रहा है, नियॉन को भी इनर्ट गैस मान रहा है, जो सबको ही अगर वो इनर्ट गैस मान रहा है तो फिर एक ही फंडा लगेगा, कौन सा, जेड इफेक्टिव। और लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेडियस कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियॉन जो है लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और रेडियस जो है वॉन डेर वाल वाला वो कम हो रहा है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर फर्स्ट ही बिल्कुल सही है, आपको कोई और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को लेने का फंडा सिर्फ इतना सा था कि आपको ये बात पता लग जाए कि पर्टिकुलर रेडियस को अगर मेंशन कर देता है तो ऐसे केस में केवल जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है और कोई चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चेक करते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस continuously decreases in a period with increase in Z effective। ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, वॉन डेर वाल रेडियस लगातार कम होते चली जा रही है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आंसर फन। ठीक है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी। आपको आईपी का ऑर्डर अरेंज करना है। चार कोई आपको आयन्स मेंशन किए, यहाँ पे हैलाइड आयन्स दे रखे हैं, ठीक है, हेलोजेंस के आयन आपको मेंशन है और आपको इन सभी का आईपी का जो ऑर्डर है वो मेंशन करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आईपी का ऑर्डर पूछा है एनायंस में, एनायंस की आईपी का ऑर्डर इतना आसान नहीं है निकालना। लेकिन अगर आपने एक रिलेशन जो क्लास में हमने पढ़ाया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, उसको अगर आपको ध्यान रहता है तो ये आईपी का ऑर्डर लगाना बहुत आसान है, एक सिंगल स्टेप में आंसर निकल करके आ जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसको एनायन में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस क्या है, ये का प्रोसेस है। और अगर उसी एनायन से वापस इलेक्ट्रॉन निकाल दें और उसके एक्स गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दें तो निकालने का प्रोसेस क्या है, आईपी का। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एडिशन के प्रोसेस के वक्त निकलने वाली एनर्जी, निकलने वाली ईए का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होता है उस आईपी के, अगर हम एनायन से इलेक्ट्रॉन निकाल के वापस उसे बैकवर्ड ला करके न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों एनर्जीज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम निकल करके आता है। तो यहां से एनायन जाने का ये निकलने वाला मैग्नीट्यूड और वापस एनायन से न्यूट्रल एटम आने का आईपी एब्जॉर्ब होने का मैग्नीट्यूड जो है एनर्जी का वो एग्जैक्टली बराबर होता है। ई ऑफ एक्स एटम, इसकी ये इसी के एनायन की आईपी के बराबर होती है। और एनायंस की आईपी अगर न्यूट्रल एटम की ई के बराबर होती है तो आपको एनायंस की आईपी पूछी है उसने, देखिए आप ऑप्शन में एनायंस की आईपी पूछी है, तो आप एक काम करिए कि इन एनायंस को पहले कन्वर्ट कर दीजिए न्यूट्रल एटम के अंदर, इनके चार्जेस हटा दीजिए तो ये हेलोजेंस बन जाएंगे FClBrI। उनका लगा लीजिए ईए का ऑर्डर, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि एलिमेंट की ईए का जो ऑर्डर होता है वही उनके एनायंस की आईपी का भी ऑर्डर होता है। और हमें हेलोजेंस की ईए का ऑर्डर बहुत अच्छे से पता है, हमने अभी डिस्कस किया है। ऑर्डर क्या था कि ईए ऑफ हेलोजेंस है ClFBrI, ठीक है। अगर ये इनके न्यूट्रल एलिमेंट्स की ईए का ऑर्डर है तो फिर इनके एनायंस की आईपी का ऑर्डर भी एग्जैक्टली सेम यही होने वाला है और ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर, कोई साइज वाला फैक्टर वगैरह कुछ और लगाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई और फैक्टर मत लगाइएगा, आपको सीधा एक रिलेशन ध्यान होना चाहिए, उसके बेस पर आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप में आंसर निकल के आता है विद द रिलेशन। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, तो हमारा आंसर हो गया है सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द प्रॉपर्टी मेंशन इन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को और उसके ऑर्डर लगा के दिए हैं आपको यहाँ पर, आपको उनको अरेंज करना है, सॉरी अरेंज है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर करेक्टली गिवन है। ठीक है, जैसे पहला उसने दिया है सल्फर -2, क्लोरीन -, पोटेशियम +, कैल्शियम +2। ठीक है, आयनेशन एनर्जी का आपको ऑर्डर यहाँ पे गिवन है। अब चेक कर लीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आईपी के ऑर्डर चेक करते हुए चेक कर लो कहीं वो स्पीशीज जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वगैरह तो नहीं है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा तो आईपी एक ही चीज पे डिपेंडेंट होगा, क्या, चार्ज। आपको चार्ज देखना है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आईपी ज़्यादा, जितना नेगेटिव ज़्यादा आईपी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो चेक करो सारी की सारी स्पीशीज जो है, सल्फर -2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 + 2 18, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, ये तो सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर हैं तो इनके अंदर चार्ज डिपेंडेंट हो जाएगा फैक्टर, और चार्ज पे डिपेंडेंसी आएगी तो कैल्शियम +2 की आईपी जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर पोटेशियम + की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन - की होनी चाहिए, फिर सल्फर -2 की होनी चाहिए। मतलब ये जो ऑर्डर उसने दिया है इसको उल्टा कर दें तो ऑर्डर सही हो जाएगा। मतलब ये ऑर्डर तो कैसा दिया उसने यहाँ पर, गलत, करेक्ट पूछा है हमें, ये तो गलत हो गया। कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में आईपी का ऑर्डर है, कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा, अभी करते हैं इसका कंपैरिजन हम। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको हम कंपेयर करके देखेंगे अभी। बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये वही आईपी का ऑर्डर है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। थर्ड ए ग्रुप, 13 ग्रुप, बोरोन फैमिली, कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट, लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का, जिसके कारण से थैलियम आगे आ गया था, याद है आपको, और गैलियम, एल्यूमिनियम के अंदर गैलियम आगे था, इनके अंदर नेट ऑर्डर हमने लिखा था, वो ये ऑर्डर निकल के आया था। तो यही ऑर्डर था वो, मेरे ख्याल से, हाँ यही ऑर्डर था, तो मेरे ख्याल से ये ऑर्डर सही है, हमारा आंसर थर्ड होना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं अभी। F-, O-2, Na+, Mg+2 में आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के लिए भी आपको ध्यान हो, आयनिक रेडियस भी जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, चूंकि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सबके सभी 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहे हैं, चेक करिए आप यहाँ पे, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनिक रेडियस भी चार्ज डिपेंडेंट होती है, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज उतना ही कम निकल करके आएगा। तो उसके बेस पर अगर आप देखें तो O-2 का साइज जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए था, है ना, और Mg+2 का साइज सबसे कम होना चाहिए था। तो ये ऑर्डर इसने गलत लगा के दे रखा है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और अब इन दो में चेक करना है, इसको हमें चेक करना है, ये हमें पता है हमारा आंसर हो सकता है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही दे रखा है या गलत दे रखा है। आगे बढ़ के देखते हैं एक बार ऑप्शंस में, इसमें सॉल्यूशन में क्या दे रखा है। आइसोलेटेड स्पीशीज के लिए आ गया है, ये और आईपी का ऑर्डर होना चाहिए था। हाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन का कॉन्फिगरेशन 2p2 है, नाइट्रोजन का 2p3 है, ऑक्सीजन का 2p4 है और फ्लोरीन का 2p5 है। हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आईपी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। उसके बेस पे कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन आईपी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आप ये ना भूलें कि आईपी को स्टेबल कॉन्फिगरेशंस भी अफेक्ट करते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो 2p3 कॉन्फिगरेशन है जो कि अपने आप में हाफ फील्ड स्टेबल है, और हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन अगर है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण से जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स की आईपी ज्यादा हो जाती है, इसलिए नाइट्रोजन आगे चला जाता है, ऑक्सीजन पीछे आ जाता है। तो कार्बन के बाद में जो नाइट्रोजन होना चाहिए था, फिर ऑक्सीजन होना चाहिए था, फिर फ्लोरीन होना चाहिए था, चेंज होकर के कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन आता है। मतलब हमारा आईपी का ऑर्डर जो है वो ये जो है सही ऑर्डर है, मतलब ये वाला ऑर्डर सही है, जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शंस में उसने अलग दिया है, उसने यहाँ पर कुछ गलत किया हुआ है, फ्लोरीन को नाइट्रोजन से कम कर दिया, जो कि नहीं है। आप जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट के ही आप आईपी का ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन का पार्ट था, ये हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और आइसोलेटेड स्पीशीज में आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस बेसिस पर आंसर हमारा कौन सा निकल के आ आएगा, थर्ड, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड हमारा आंसर रहने वाला है। ये आईपी का ऑर्डर हमें सही दे रखा है और ये भी गलत दे रखा है। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं और एक ऑप्शन सही क्यों है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना, एक अच्छे बच्चे की पहचान ये भी होती है कि उसे यही नहीं पता होता कि सही ऑप्शन कौन सा है, उसे ये भी पता होता है कि बाकी 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं, जब भी तो पता लगेगा कि उसकी नॉलेज कितनी है। हर क्वेश्चन में नॉलेज चेक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर कि x + y, और उसने एक इसको जोड़ करके xy करके एक मॉलिक्यूल बना के दिया है, और उस xy में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके x पर नेगेटिव चार्ज है और y पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस बेस पर उसने आपसे कुछ करेक्ट रिलेशनशिप पूछे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस x पर नेगेटिव और y पर पॉजिटिव से क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं,
क्या मैं इस XY मॉलिक्यूल पर X पर नेगेटिव देख करके ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर X की जो एलिमेंट है, यानी जो ये X एलिमेंट है, इसकी EN ज्यादा है और जो Y एलिमेंट है उसकी EN जो है वो कम है, क्योंकि नेगेटिव उसी पर आएगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मतलब X की EN ज्यादा है और Y की EN जो है वो कम निकल करके आ रही है। इतना हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ उसका कहीं ना कहीं रोल प्ले होगा, आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, उसने करेक्ट रिलेशनशिप पूछे, आपको ऑप्शन दिए गए मल्टीपल। पहला ऑप्शन दिया IP ऑफ X प्लस IP ऑफ Y लेस देन E ऑफ X प्लस E ऑफ Y। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आपको हमने कोटा क्लासरूम में डिस्कस किया था, बताया भी है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की IP का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा उसकी EA से ज्यादा होता है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की IP का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी EA से ज्यादा होता है। आप IP का प्रोसेस करिए उसमें और उसी में EA का प्रोसेस करिए, एनर्जी निकलते वक्त जो EA निकलेगी, मतलब एनर्जी जो निकलेगी EA का मैग्नीट्यूड वो हमेशा कम रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जा रही IP के मैग्नीट्यूड से। तो अगर IP हमेशा EA से ज्यादा होती है तो IP का एडिशन भी EA के एडिशन से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि गलत है, ठीक है। ये अगर ये एरो उल्टा होता, मतलब इस तरह से ग्रेटर देन वाला ऑर्डर होता तो सही होता, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन में आ रहा है कि IP का मैग्नीट्यूड जो है EA के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। मतलब मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी थर्ड ऑप्शन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया इसने IP ऑफ X माइनस E ऑफ Y लेस देन IP ऑफ Y माइनस E ऑफ X। देखो इसने क्या किया है, X भी ले लिया, Y भी ले लिया। यहां पर आप एक काम करिए, जब भी आपको इस तरह के ऑप्शन को चेक करना हो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है, हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे चेक करना है आपको। यहाँ पर ये है कि इसको देख करके हमने प्रेडिक्ट किया कि नेगेटिव चार्ज अगर X पर है मतलब EN ऑफ X EN ऑफ Y से ज्यादा है, ठीक है। हाउ टू चेक थर्ड ऑप्शन, इस थर्ड ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे जो आपको ऐसा गिवन है, ये गिवन था आपको थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आप इस ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, आप IP ऑफ X है तो यहां पर E ऑफ Y की जगह E ऑफ X को लेकर के आइए, मतलब इसको लाइए आप यहां पे और इसको ले जाइए आप यहां पे, ठीक है। ये माइनस से जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस से जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा IP ऑफ X प्लस E ऑफ X और ये बन जाएगा IP ऑफ Y प्लस E ऑफ Y, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम उसे करेंगे डिवाइड बाय 2, IP ऑफ X प्लस E ऑफ X डिवाइड बाय 2, IP ऑफ Y प्लस E ऑफ Y डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 क्यों कर दिया आपने सर यहां पर, क्योंकि हमें पता है IP प्लस EA बाय 2 बिकम्स EN अकॉर्डिंग टू मुलिकन के अकॉर्डिंग IP और EA का हम एवरेज ले लें तो वो EN हो जाती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है। तो हम करके देखते हैं, तो हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया उधर करने के बाद में, ठीक है। तो ये बन गया IP ऑफ X प्लस E ऑफ X डिवाइड बाय 2 मतलब EN ऑफ X, दिस बिकम्स EN ऑफ X। और ये बन गया है पूरा यहां से IP ऑफ Y प्लस E ऑफ Y डिवाइड बाय 2 EN ऑफ Y, और EN ऑफ X इज लेस देन EN ऑफ Y। ऐसा नहीं है, हम शुरू से ही देख करके आ रहे हैं कि X की EN जो है Y की EN से ज्यादा है, क्योंकि हमें रिलेशन गिवन है। तो उस बेस पर इसने इसको उल्टा करके बताया है, जो कि हमारे लिए गलत हो जाता है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, इसमें भी आपको बताया गया है कि कैसे आपको चेक करना है। कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ना, तो उस टाइम पे क्लिक नहीं होता इतना आसानी से, पर ध्यान रखिएगा IP प्लस EA बाय 2 मुलिकन के अकॉर्डिंग जो है EN कहलाता है। तो उस बेसिस पर हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर सेकंड, रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बोला गया है इन सभी स्टेटमेंट से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल इन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन हो या कोई भी ऐसी स्पीशीज हो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है तो रिपल्शन देने के लिए, सिग्मा देने के लिए, स्क्रीन करने के लिए, शील्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाली जो है वो कभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं, क्योंकि Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा करना होता है, बट सिग्मा निकलेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है। तो जो टोटल अट्रैक्शन है वही इसका Z इफेक्टिव भी हो जाएगा, इफेक्टिव अट्रैक्शन भी हो जाएगा, Z की वैल्यू ही Z इफेक्टिव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। लिथियम शोज हाईएस्ट IE2 इन सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड स्टार्ट लिथियम से होता है, ठीक है। और वो बोल रहा है हाईएस्ट IE2 लिथियम शो करता है। IE2 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम क्या बन जाएगा, लिथियम होता है 1s2 2s1, मतलब 1s2 मतलब हीलियम 2s1। और अगर 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, अब सेकंड IP लगेगी, तो अब सेकंड IP किस में लगेगी, हीलियम में लगेगी। 1s2 से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा और हीलियम है इनर्ट गैस, बीइंग मोस्ट स्टेबल इनर्ट गैस।
आईपी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है कि लिथियम जो है हाईएस्ट IE2 शो करता है अपने सेकंड पीरियड के अंदर। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हीलियम से निकालोगे जो कि मोस्ट स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका होता है। ठीक है, कार्बन में हैव मैक्सिमम 6 IPs। आपको बोला गया आयनेशन एनर्जी कार्बन जो है वो 6 शो कर सकता है। ये कार्बन के लिए नहीं है, ये किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है। आप इस बात को ध्यान ही रख लीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट के लिए IPs की वैल्यूज उतनी पॉसिबल हैं जितनी संख्या में उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में होगी उतनी IPs में पॉसिबल है, उतने इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं एक एक करके। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका मतलब IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 और IP6 तक आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर यही चीज़ वो नाइट्रोजन के लिए कहता तो मैं कह देता 7 IPs पॉसिबल है, सोडियम के लिए कहता तो मैं कहता 11 IPs पॉसिबल है। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर, जितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसमें है, वो उतनी ही IPs को पॉसिबल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, IE of N-3 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, और ये उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड मेंशन किया है। आपको ये बात रटी रटाई रहती है, याद हो जाती है अच्छे से कि सर ने बताया था फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, इसलिए उनकी IP जो होगी वो ज़्यादा होगी हाफ फिल्ड वालों से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें बच्चों, ये नाइट्रोजन -3 है और ये नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन का ही एनायन दे रखा है। और एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पीशीज हों, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस हों, तो वहां हम कभी भी दूसरा फैक्टर चेक नहीं करते हैं, वहां हम केवल और केवल चेक करते हैं चार्ज फैक्टर। और चार्ज फैक्टर बोलता है कि जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, IP ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो IP कम होगा। वहां पर नेवर गो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर और एनी अदर फैक्टर, केवल और केवल चार्ज फैक्टर विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। उस बेस पर हम देखें तो नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन -3 में अगर मैं IP कंपेयर करता हूं तो IP मैं नाइट्रोजन का ही ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि नाइट्रोजन -3 जो है वो एनायन है, और एनायन की IP हमेशा न्यूट्रल एलिमेंट से जो है वो कम ही होती है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल हो गया, डजंट मैटर। सेम एलिमेंट की स्पीशीज के अंदर हमेशा आपको चार्ज फैक्टर ही देखना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शुरू के 3 ऑप्शंस बिल्कुल, मतलब 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और रॉन्ग स्टेटमेंट 4th वाला है, और यही हमारा आंसर भी हो जाता है। तो एक बार हम इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन जो हमने बातें डिस्कस करी हैं वो पूरा मेंशन किया गया है एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि IP Z इफेक्ट का डायरेक्टली और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्टली और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली अप्रोच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आंसर 4th, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया गया है और उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई करते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, पहले Xenon 4s7 5d1 6s2। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 बार डिस्कशन में लिया है कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए पहला काम क्या होगा, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके उसके पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। वहीं पे हमें 70-80% चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे हम यहाँ देखें 54 + 2 56 + 1 57 + 7 कितने हो गए 64। मतलब ये हमें दे रखा है यहाँ पे 64, और 64 किसका होता है बेटा, गैडोलिनियम का, GD का। मतलब ये इट इज़ GD, बिल्कुल सही है, ये तो सही दे रखा है आपको यहाँ पर। हालांकि उसने इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो सही हो गया कि GD है, गैडोलिनियम का है, और 58 से 71 के बीच में आता है 64। इसका मतलब ये लेंथेनाइड है, और लेंथेनाइड अगर है तो ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। मैंने कहा ना कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती है अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को देख करके एलिमेंट में उसे चेंज कर लेते हैं, आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। तो ये GD है और लेंथेनाइड है, नेचुरल एलिमेंट्स होते ही हैं लेंथेनाइड, तो ये बातें दोनों बातें सही हैं। इट हैव मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 4s7 को देखें तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हैं, और 5D में देखें तो 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेड है। तो 7 और 1 8, मतलब 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेड निकल करके आ रहे हैं। इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिएगा लेंथेनाइड्स का, किसी के भी नहीं आते हैं कि F पूरा 7 भरे हुए हैं, ठीक है, और 5D के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है 8 इलेक्ट्रॉन अनपेड यहाँ पर इसमें ही आते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे आप मूव करोगे अब 4f8 हो जाएगा, 4f9 हो जाएगा, 4f10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और पेयरिंग स्टार्ट होती है अनपेड की संख्या कम होती चली जाएगी। पूरा क्लियर है पॉइंट। मतलब पहला ऑप्शन, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो 4th इनकरेक्ट होगा। वैसे एलिमिनेशन से भी आंसर आ रहा है कि 4th इनकरेक्ट होगा। चेक करते हैं क्या है। इट इज प्लेस्ड इन D ब्लॉक, गलत हो गया। D ब्लॉक नहीं, कौन सा ब्लॉक है, F ब्लॉक, क्योंकि 58 से 71 के बीच में आता है, लेंथेनाइड्स है।
और लैंथेनाइड एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। रट लेना इस बात को, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स हैं, पूरा एफ ब्लॉक है, मतलब वो कहीं ना कहीं थर्ड बी ग्रुप में है और एफ ब्लॉक के अंदर ही रखा गया है। ग्रुप नंबर थर्ड बी फिक्स है। ग्रुप तो इसने मेंशन किया सही और पीरियड भी सही मेंशन किया है, बस इसने ब्लॉक गलत मेंशन किया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है और ये हमारा आंसर भी होगा। चेक कर लीजिए, इसने सॉल्यूशन भी दिया होगा, ये वही सारी बातें जो हमने डिस्कस किया है। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, 7 + 1 कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 8 आ रहे हैं। बीइंग ए लैंथेनाइड नेचुरल एलिमेंट है, ब्लॉक एफ है, पीरियड 6 है, ग्रुप नंबर थर्ड बी और 3 फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस। रेडियस का क्वेश्चन आ रहा है, रेडियस के लिए करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे कौन सा निकल करके आ रहा है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे हैं। निकल कॉपर जिंक, निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक जाते वक्त आपको ऑर्डर डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया है। हमने क्लासरूम में कोटा में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हमने जब 3D सीरीज का साइज ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि लास्ट में निकल कॉपर जिंक में, कॉपर से जिंक, याद होगा आपको, निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक जो है वो साइज में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आता था। ठीक है, वहां पे साइज बढ़ जाती थी, वहां पे साइज बढ़ जाती थी, क्योंकि 4s1 यहां था, 4s1 3D10, 4s1 3D10 और यहां था 4s2 3D10। ठीक है ना, यहां पे तो हमने कहा था कि S1 से S2 जाने पर इलेक्ट्रॉन भरा और इलेक्ट्रॉन भरने से सिग्मा अचानक से बढ़ जाता था और जेड इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती थी। तो लास्ट में कॉपर जिंक में जाकर के सिग्मा का वैल्यू जिंक के लिए बहुत डोमिनेट कर जाता था जेड इफेक्ट से, इसलिए कहीं ना कहीं साइज बढ़ जाती थी जिंक की कॉपर से। तो उस बेस पे देखें तो ये ऑर्डर तो गलत दे रखा है। ठीक है, उस बेस पे ये ऑर्डर गलत दे रखा है। ठीक है, ऑर्डर अलग होना चाहिए इसका। निकल पीडी पीटी की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो निकल बिलोंग्स टू 3D, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। और हम जानते हैं 3D से 4D साइज बढ़ता है और 4D 5D में 5D वालों का साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर के लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इंपैक्ट के कारण से छोटा होकर लगभग 4D के बराबर हो जाता है। तो यहां पर यही दे रखा है कि 3D से 4D बढ़ रहा है और 4D 5D लगभग साइज में बराबर है। मतलब मेरे ख्याल से ये ऑप्शन हमारे लिए सही होना चाहिए। ऑप्शन अभी चेक करेंगे हम कौन सा सही है, ये सही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसमें डाउट लगेगा आपको, सर एल्यूमिनियम गैलियम में तो गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बोरोन के बाद में नीचे एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, फिर इंडियम, फिर थैलियम आता है। नहीं भूलें, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट था और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के इंपैक्ट के कारण से गैलियम का साइज लगभग छोटा होकर के एल्यूमिनियम के बराबर हो गया था। पर अगर आप एग्जैक्ट डेटा पे जाएंगे तो वो छोटा होना इतना छोटा कर देता है कि वो एल्यूमिनियम से भी कुछ हद तक थोड़ा सा छोटा ही हो जाता है गैलियम का साइज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट इतना जबरदस्त है कि उसका साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। इसने यहां पे बढ़ा दिया है, जो कि हमारे लिए गलत हो गया है। आपको साइज अगर कंपेयर करना हो तो गैलियम का एल्यूमिनियम से बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डेटा में हल्का फुल्का ही चेंज है, पर एग्जैक्ट डेटा पे बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एल्यूमिनियम को गैलियम से बड़ा रखना है। ठीक है ना, फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिथियम और आयोडीन में लिथियम का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है। अब ये भी आपको ऐसा लगेगा सर ये तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है लिथियम, तो ये तो n=2 है, सेकंड पीरियड का है, और ये 5th पीरियड का है। और 5th पीरियड का अगर है तो 5th पीरियड वाले का तो साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए और सेकंड पीरियड वाले का साइज तो छोटा होना चाहिए। शेल छोटा है इसका, उसका शेल बड़ा है, उसकी बेस पे अब ये कैसे गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन करती है इस ऑर्डर को, ध्यान रखिएगा कि लिथियम का साइज जो है वो आयोडीन से छोटा नहीं, आयोडीन से बड़ा होता है, ध्यान रखना है। वैसे तो ये ऑर्डर पूरा अपने आप में डेटाबेस ऑर्डर है, पर इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, तो साइज में लेफ्ट टू राइट जाने पे कमी आती है। तो लिथियम का साइज काफी बड़ा है, मान लीजिए फ्लोरीन तक पहुंचने पर बहुत छोटा हो गया, और फ्लोरीन से जब आप आयोडीन तक आना स्टार्ट हुए नीचे तो साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ शेल बढ़ने के साथ साथ, लेकिन आयोडीन तक आते आते भी साइज इतना नहीं बढ़ पाता है कि वो लिथियम को ओवरकम कर पाए। इस कारण से लिथियम का साइज आयोडीन से बड़ा पाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेटालिक रेडियस भी है और वहां कोवेलेंट रेडियस भी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास सही, कौन सा, निकल पीडी और पीटी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका हाँ सॉल्यूशन क्या था उसका 2। ठीक है, सॉल्व हमने कर ही दिया पूरा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देयर गिवन प्रॉपर्टी। आपको कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ करेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आगे अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको मेंशन है, चारों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, चेक करते हैं। लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू का आपका ऑर्डर दे रखा है। आप याद रखें सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना रिपल्शन होगा वही सिग्मा है, रिपल्शन को ही सिग्मा हम कहते हैं। ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्ड करने की नेचर है ना, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने की नेचर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से करते हैं।
ठीक है ना, उसको हम शील्डिंग कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट बोल दीजिए आप, सिग्मा 7 को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करें आप या टॉप टू बॉटम मूव करें, लेफ्ट टू राइट जाने पे भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पे भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है तो सिग्मा एक ऐसी प्रॉपर्टी बन जाती है जो लेफ्ट टू राइट भी हमेशा बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम भी हमेशा बढ़ेगी। क्या आपको यहां बढ़ते क्रम में दे रखा है ऑर्डर? बिल्कुल दे रखा है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर हमारे लिए सही है। इनका डेटा भी हमारे पास पे है, हमने क्लासरूम में इनका डेटा भी सॉल्व किया था, हमने पूरी सिग्मा की कैलकुलेशंस करी है एक एक एलिमेंट की, हमें इनका डेटा भी याद है, मैं अभी डेटा भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये ऑर्डर डिस्कशन में सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का जेड इफेक्ट का ऑर्डर आपको दे रखा है, ठीक है। मुझे इस ऑर्डर में थोड़ा डाउट लग रहा है कि मुझे इसका डेटा याद है, तो मुझे पता है कि ये ऑर्डर जो है थोड़ा गड़बड़ है और ये हमारा आंसर भी है क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, शायद वहां पे इनकरेक्ट मेंशन किया है, ठीक है ना। अभी इनका डेटा डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पर। एल्यूमिनियम +3, Mg+2, लिथियम प्लस में आयनिक रेडियस का ऑर्डर बोला है, मेंशन किया हुआ है आयनिक रेडियस का ऑर्डर। कंपेरिजन करते हैं एक बार, और आपको इनमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर दिया है। ये तो बड़ा आसान सा है, लिथियम से सोडियम, सोडियम से रुबिडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम में आपको साइज का ऑर्डर दे रखा है, जो कि सही है। हम ऊपर से नीचे आते हैं, शेल बढ़ता है, शेल बढ़ने के साथ साथ साइज हमेशा बढ़ता है, तो वो बढ़ते क्रम में आ रहा है, मतलब ये तो सही है, ये वाला सही है और फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट पूछना है तो इनकरेक्ट में कहीं ना कहीं इन दो से हमारा आंसर निकल करके आएगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं, आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। देखिए सिग्मा का ऑर्डर, लिथियम के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन करी थी तो 1.7 निकल के आया था, इसके लिए 8.8 था, 16.8 था, 34.8 था, बढ़ते क्रम में आ रहा है, बिल्कुल सही है। जेड इफेक्ट, अगर आपको ध्यान हो जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं, जेड माइनस सिग्मा, तो z माइनस सिग्मा करेंगे। अगर यहाँ पे 3 है z इसका, तो 3 माइनस 1.7 किया 1.3, 11 माइनस 8.8 किया 2.2, 19 माइनस 16.8 किया 2.2 और 37 माइनस 34.8 किया 2.2। मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों का z इफेक्ट तो एग्जैक्टली बराबर है और लिथियम से सोडियम का ज्यादा निकल करके आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने जो ऑर्डर बढ़ते क्रम में दिया ना वो गलत है, ठीक है। ऑर्डर कुछ ऐसा है कि यहां से यहां बढ़ेगा, बाकी में बराबर हो जाएगा। और इसी कैलकुलेशन के बेस पे हम कभी कभी कह भी देते हैं क्लास में कि जनरली ऐसा होता है कि टॉप टू बॉटम में सेकंड पीरियड के बाद में आने पर जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आयनिक रेडियस Al+3 और Mg+2, आप देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सब कुछ चार्ज डिपेंडेंट हो जाता है। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज कम। तो हम साइज की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो नेगेटिव, ये सॉरी दोनों पॉजिटिव वाले हैं, तो इसका पॉजिटिव कम है, इसका पॉजिटिव ज्यादा है, और जिसका पॉजिटिव कम है उसकी साइज ज्यादा होगी। मतलब इन दो में तो मैं कह सकता हूं कि Mg+2 का साइज होगा वो Al+3 से ज्यादा होगा, ठीक है। फिर बात यह आती है लिथियम प्लस आगे कैसे आ गया यहाँ पर, ये कैसे यहाँ पर आगे निकल करके आ गया है, क्योंकि लिथियम प्लस, आपको ध्यान हो, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे एलिमेंट का पेयर है जिनमें डायगोनल रिलेशनशिप भी लगता है, और डायगोनल रिलेशनशिप के कारण से कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। उनमें वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी आयनिक रेडियस भी है, जिसके कारण से लिथियम प्लस जो है वो Mg+2 से थोड़ा सा ज्यादा डेटा रखता है। मतलब इनके अंदर आयनिक रेडियस के अंदर भी चेंजेस लाने की टेंडेंसी डायगोनल रिलेशनशिप के कारण से आती है कि लिथियम प्लस की साइज जो है वो Mg+2 से ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं इस ऑर्डर को ऐसे भी लिखूं तो गलत नहीं होगा, लिथियम प्लस और Mg+2, और यहां पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा दूं तो भी गलत नहीं होगा, लगभग सेम या थोड़ी सी पॉइंट्स में लिथियम प्लस की Mg+2 से ज्यादा निकल जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई Mg+2 का अगर Al+3 से ज्यादा है और Mg+2 से लिथियम प्लस का साइज ज्यादा है तो लिथियम प्लस का ऑटोमेटिकली Al+3 से साइज ज्यादा हो गया, तो हमारे पास में ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक साइज का ऑर्डर, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसके बेस में हमारा जो आंसर कौन सा है वो है सेकंड। हमें इनकरेक्ट चूज करना था, इनकरेक्ट हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हमें इसी तरह से दिए हुए थे, ठीक। नेक्स्ट, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर रेस्पेक्टिवली आर इन किलोजूल पर मोल। आपको ऑक्सीजन और सल्फर की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करना है। कुछ वैल्यूज उसने यहां मेंशन की है और उन वैल्यूज को देख करके आपको बताना है कि किसकी पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू होगी रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले ऑक्सीजन के लिए बताना है और बाद में फिर सल्फर के लिए बताना है। सेकंड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी है, सेकंड, मतलब फर्स्ट की बात नहीं हो रही है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो वो ऐड कर चुके हैं, मतलब क्या है कि O- ऑलरेडी बन चुका है और सल्फर माइनस भी ऑलरेडी बन चुका है, E1 का काम तो हो गया है। अब वो बात कर रहा है E2 किसकी ज्यादा होगी, O- की या सल्फर -2 की। तो आपको ध्यान होना चाहिए E2 की अगर बात करें, मैं यहां पर E2 लिख दूं इसको मैं, और यहां भी E2 लिख दूं,
तो E2 किसकी ज्यादा होने वाली है? पहले तो बताओ E2 होगी क्या, एंडो होगी या एक्सो होगी? उससे हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। उसमें हमें पता है, हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन जब किसी भी न्यूट्रल एटम में करते हैं, गैसियस एटम के अंदर, तो वो एक्सो एंडो दोनों हो सकता है। एंडो कब होगा? जब कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो, जैसे इनर्ट गैस आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए हाफ फील्ड के अंदर, है ना, या बेरिलियम वगैरह आ जाए, उनमें एंडो केस होगा। बाकी सब कोई दूसरा एलिमेंट लिया तो उसमें एक्सो वाला केस होगा। लेकिन अगर एनायन बना दिया गया है, E1 हो चुका है प्रोसेस, तो आगे इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रॉन एनायन में ऐड कर रहे हो, और एनायन में इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस रिपल्शन फेस करता है, और रिपल्शन के कारण से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और दे करके ही हम उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस को एंडोथर्मिक बना करके इलेक्ट्रॉन ऐड करवा पाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में एनर्जी लगने वाली है मतलब प्लस में एनर्जी आने वाली है। ठीक है, तो मैं कहूं इनमें अगर देखें तो मैं ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दूं, माइनस दे रखा है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दूं, माइनस दे रखा है, ये दो ऑप्शन में प्लस दे रखा है, मतलब आंसर मेरा 3 और 4 से आएगा। ये भी सोचना है आपको, ऐसे भी सोचना है। ठीक है, अब पहले किसकी पूछी है उसने? ऑक्सीजन की। फिर किसकी पूछी है? सल्फर की। तो किसमें दिक्कत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आपको, वहां एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी। और दिक्कत कहां ज्यादा होगी? जहां रिपल्शन ज्यादा होगा। और रिपल्शन कहां ज्यादा होगा? जहां साइज छोटा होगा। और ऑक्सीजन माइनस और सल्फर माइनस में साइज किसका छोटा है? ऑक्सीजन माइनस का। इसका मतलब E2 यहां पर जो है वो मोर एंडो होने वाला है, मोर पॉजिटिव, और यहां पर इसके अकॉर्डिंग लेस पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि इसका साइज इसके कंपैरेटिवली बड़ा है, रिपल्शन की मात्रा जो है यहां पर कम होगी सल्फर माइनस के केस में। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए और इसके लिए वैल्यू कम आनी चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करें कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास में पहली वैल्यू 590 दे रखी है यहाँ पे, और इसमें 780 है, जो कि गलत हो गया। हमारे अकॉर्डिंग आंसर 4th होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए 780 मोर एंडोथर्मिक, और इसके लिए लेस एंडोथर्मिक, बट दोनों के लिए होगा तो एंडोथर्मिक ही, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन एडिशन चल रहा है। सेकंड EA की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? फिर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा 4th। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा है। ये EN रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर है, EN वाले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। HF, HCl, HBr, HI, आपको 4 हाइड्रा एसिड्स मेंशन किए उसने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के यहाँ पर एसिड्स मेंशन किए हैं उसने। ठीक है, चारों जो है अपने आप में हाइड्राइड्स हैं। और हमने आपको डिस्कस करते हुए बताया था क्लासरूम में कि जब भी नॉन मेटल के हाइड्राइड्स आ जाए, नॉन मेटल के H2O, H2S, H2SE, H2Te हो जाए, HF, HCl, HBr, HI हो जाए, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स आ जाए, तो ऐसे केस में आपको केवल और केवल ये देखना होता है कि वो लेफ्ट टू राइट भी दिए जाएं या टॉप टू बॉटम दिए जाएं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना ही है। हमने बताया था क्लास में, लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स के केस में एसिडिक नेचर हमेशा बढ़ते क्रम में ही आता है। पर इसने यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया टॉप टू बॉटम में, तो मतलब मेरे हिसाब से ये ऑर्डर तो गलत हो गया। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए था। HI स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू HF, क्योंकि साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, पानी में जाकर के बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा है, H+ रिलीज करने के चांसेस ज्यादा है, मतलब HI विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। H2SO3, H2SO4 में कैसे कंपेयर करेंगे? आप देखिए, ये भी सल्फर का ऑक्सी एसिड है और ये भी सल्फर का है, लेकिन यहां पर सल्फर की स्टेट +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां +6 है। सर स्टेट क्यों निकाली आपने यहां पर? क्योंकि किसी एक ही एलिमेंट के अगर आपको मल्टीपल ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स कोई भी स्पीशीज दे रखी हो, तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट से ही उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, और +4 से +6 में +6 वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा है। +6 स्टेट ज्यादा है, Z इफेक्टिव ज्यादा है, उसकी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा है। उसके बेस पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो सल्फ्यूरस एसिड से ज्यादा होना चाहिए, जो कि इसने गलत दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन भी मेरे ख्याल से गलत ही है, उल्टा होना चाहिए था। HClO, इसको HClO को आप HOCl भी पढ़ सकते हैं, इसको HO या HClO2 भी पढ़ सकते हैं, इसको HClO3 भी पढ़ सकते हैं, इसको HClO4 भी पढ़ सकते हैं। लिखने का तरीका है बस, ये भी क्लोरीन का है, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का ही ऑक्सी एसिड आपको केवल है, सेम एलिमेंट का है। अगेन स्टेट पे निकालेंगे, स्टेट निकाल लीजिए, इसकी स्टेट आ रही है +1, यहाँ पे स्टेट है +3, यहाँ स्टेट है +5, और यहाँ क्लोरीन की स्टेट है +7। ठीक है, और जितना +4 ज्यादा होना उतना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसके अंदर EN ज्यादा होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बेस पर इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए और इसका सबसे कम होना चाहिए, जो कि उल्टा दे रखा है, जो कि गलत हो गया। तो एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ गया। 3 ऑप्शन शुरुआत में वैसे ही कैंसिल हो गए, तो चौथा ही हमारा आंसर होगा। और 4th ऑप्शन भी अपने आप में नॉन मेटल के हाइड्राइड्स ही आपको गिवन है, और हाइड्राइड्स में हमने कहा था लेफ्ट टू राइट जाए या टॉप टू बॉटम जाए, नॉन मेटल के अगर हैं तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते क्रम में ही लेके जा रही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 4th। ठीक है,
देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या मेंशन है, 4th है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑफ द गिवन ऑक्सी एसिड स्ट्रेंथ विच वन इज अ रॉन्ग मैच। आपको रॉन्ग मैच बचाना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा है जो गलत स्ट्रेंथ आपको दे रखा है, ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। ये फर्स्ट ऑप्शन वही सेम आ गया वापस से, H2SO4 H2SO3 वही +4 है और यहाँ +6 है, इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, ये ज्यादा है, मतलब ये सही है, ठीक है ना। रॉन्ग मैच पूछा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका नाइट्रोजन का स्टेट +5 है और यहाँ इसकी स्टेट जो है वो +3 है, ये +5 है, ठीक है, यहाँ +3 है और +5 वाले का ज्यादा होना चाहिए, +3 से ज्यादा दे रखा है, मतलब ये भी ऑप्शन सही है, इजी क्वेश्चन है। H3PO4 H3PO3, हाँ ये डिफरेंट है, आपको फॉस्फरस की ऑक्सी एसिड दे दी। आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉस्फरस के ऑक्सी एसिड H3PO2 H3PO3 और H3PO4 में एक एक्सेप्शनल चेंज था। इनके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर वेरी नहीं करते हैं, मतलब वो उसको हम चेक नहीं करते हैं, वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है। यहाँ पर एक्सेप्शनली H3PO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO3 से और H3PO3 की H3PO4 से ज्यादा निकल करके आती है, जो कि इसने यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसने PO4 वाले को ज्यादा किया हुआ है PO3 से, जो हमारे अकॉर्डिंग मतलब गलत है और ये हमारा आंसर भी होना चाहिए। तो इसको मैं रॉन्ग ना करके राइट कर दूं, क्योंकि उसने रॉन्ग मैच ही पूछा है, तो ये सही होना चाहिए। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखा +7 आ रहा है और +5 आ रहा है स्टेट, मतलब ये तो हमारे को सही दे रखा है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, ये रहा पे। तो 3 ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड 4 तो सही है और थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एक्सेप्शन है ऑक्सीडेशन स्टेट क्राइटेरिया का अगर हम फॉस्फरस की ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिस्कस करें तो, ठीक है। उसमें ऑर्डर ये निकल के आता है कि H3PO2 का सबसे ज्यादा है और H3PO4 का सबसे कम निकल करके आता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थे पूरे 20 क्वेश्चंस। मैंने कोशिश पूरी ये करी है कि मैक्सिमम सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए जाए, ठीक है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करी है। आपने बहुत कुछ इस 20 सीरीज से सीखा होगा और मैं पूरी इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता हूं कि इस सीरीज के 20 क्वेश्चन से आपके नीट एग्जाम के अंदर बहुत आपको हेल्प मिलेगी और आपके वहां पर मार्क्स इंप्रूव होंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।